शैलेश ITI क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे सेफ्टी के बारे में, जिसमें से हमने चर्चा किए थे PPE, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और 5 ईयर्स में थोड़ा सा हम डिस्कस किए थे। आज उसको कंप्लीट करेंगे। बता दें आपको कि चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इस चैप्टर को का जो भी टॉपिक है क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि छोड़ें, क्योंकि ये चैप्टर कोई भी चीज़ पढ़िए पूर्ण रूप से उसको कंप्लीट कीजिए, फिर दोबारा उसमें डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैं इसके टॉपिक को नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज जो भी टॉपिक है वो भी काफ़ी सेफ्टी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि 5 ईयर्स का पूरा हो जाएगा, उसके बाद से सिस्टम फेलियर, पावर फेलियर, स्मोक डिटेक्टर, फायर, ये सब क्या है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी पढ़िए डीपली पढ़िए, पूरा कंठस्थ कीजिए। तो आइए आज हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि ये सेफ्टी का ही क्या है चैप्टर है, ये सेफ्टी। पहला टॉपिक आपका आज का है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसका क्यों ज़रूरत पड़ा कि दोस्तों मैंने देखा कि इससे क्वेश्चन आया था, तो मैं सोचा हूँ कि इसको क्यों छोड़ा जाए। 2 मिनट लगेगा, इसको भी कवर करते हैं ताकि आपको भटकना ना पड़े। आप जब भी एग्जाम में सारे चीज़ों को पढ़ के जब बैठेंगे ना, और आप एग्जाम देखेंगे, खुद कहेंगे कि हाँ क्या मैंने पढ़ा है, क्या मैंने छोड़ा है और कहाँ से पढ़ने में मुझे बेहतर है। तो इसको देखिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, बेकार सामग्री, जिसका हिंदी हो जाएगा बेकार सामग्री का निपटान। किसी जैसे वेस्ट जो मटेरियल से निकलता है उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि उसको हम कैसे डिस्पोजल करें। वेस्ट मटेरियल सामग्री उद्योग से, जो सामग्री उद्योग से, क्या से, तो उद्योग से जो सामग्री निकलती है, जैसे कि फैक्ट्रियों से, मिलों से, खदानों से। ये वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकलती है, तो देखिए फैक्ट्री से, मिलों से और खदानों से क्या निकलती हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल निकलती हैं जो कंपनियों से, उसका हम क्या करते हैं, डिस्पोजल कैसे करते हैं, वो क्या क्या होती हैं। तो लिस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। वैसे भी देख रहे हैं पोल्यूशन का इतना मामला बढ़ा हुआ है, कोई भी सिटी हो पॉल्यूशन तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो इसको डिस्पोजल कैसे करें, इसको ख़त्म कैसे करें, तो भाई पहले तो लिस्ट बनाया जाता है। जैसे कि कॉटन सामग्री, क्या है, कॉटन सामग्री, अलग अलग धातुओं के चिप्स, कंपनी से क्या निकल सकते हैं, कॉटन निकलता है, कॉटन सामग्री। उसके बाद से धातुओं के चिप्स निकल जाता है। उसके बाद से तरल सामग्री में जैसे लुब्रिकेंट, कूलेंट आदि। अन्य कचरा जैसे इलेक्ट्रिकल गैस, जैसे कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कंप्यूटर, उसके पार्ट्स हो गए, और वायर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब क्या है, जब खराब हो जाते हैं तो उनको डिस्पोजल करना जरूरी होता है। तो इन सबको डिस्पोजल करने के लिए, जैसे कि लुब्रिकेंट, कूलेंट, ये कॉटन सामग्री, चिप्स, क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर बनाया गया। क्या बनाया गया, कुछ प्रोसीजर बनाया गया कि किस किस ऑपरेशन से, प्रोसीजर से इसको खत्म किया जाए। तो पहला ऑपरेशन उसमें आता है रिसाइकलिंग करना, किसी भी चीज़ों का दोबारा यूज करना। रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे ये आया, फिर ये आया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो क्या होगा, दोबारा उस चीज़ों का यूज करना, दोबारा चीज़ों का यूज करना। आप देखे होंगे कि हम लोगों को क्या है कि बड़े भाई के पास जो कपड़ा होता है वो बड़े होते हैं, तो उनके वो छोटा हो जाता है, छोटा होने के बाद छोटा वाले को पहनाया जाता है, तो क्या वो रिसाइकलिंग हो गया, वो दैट इज अ वेरी गुड रिसाइकलिंग। उसके बाद से जैसे आपके घर में जो हम लोग ब्रश करते हैं अपने दांत को साफ करने के लिए, उसका भी हम लोग, वहाँ तो खराब होता है, उसके बाद भी हम लोग किसी चीज़ को साफ करने के लिए दोबारा यूज करने लगते हैं, तो क्या वो रिसाइकलिंग होता है। कंपोजिटिंग, ये कार्बनिक कंपाउंड में इसको सामग्री को क्या करते हैं, कार्बनिक कंपाउंड में बदल दिया जाता है और एक खाद बना के यूज किया जाता है। लैंडफिल,
लैंडफिल का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे दूं, देखते हैं जब गांव जो होता है गांव, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज बहुत स्मार्ट थे पहले से ही, कि वो देखिए पहले गांव में क्या है, गड्ढा टाइप में बहुत बड़ा पोखरा जैसा रहता है जहाँ पूरे गांव वाले ले जाके कचरा को उसमें डालते हैं, तो वही है लैंडफिल। शब्द से भी पता चल रहा होगा लैंडफिल। तो क्या करते हैं, उस गड्ढे में पूरा कचरा डालते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कंपोजिट खाद बना लेना, रिसाइकलिंग, उसको दोबारा यूज कर लेना। और नहीं तो एक गड्ढा बनाना जहाँ पे शहर या गांव का पूरा कचरा उसमें डाला जा सके। तो ये भी एक अच्छा डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट मटेरियल ऑफ प्रोसीजर है। बर्निंग द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को क्या करना, जलाना, ये एक सामान्य तरीका है, सामान्य मान्य विधि है कि मतलब बहुत से अपने घरों के कचरे, आजकल तो ठंडी के दिनों में गांव देख लीजिए, पूरे गांव की एक भी कचरा नहीं मिलेगा, सारे लोग जला के उसको आग तापते हैं। तो वो क्या है, बर्निंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल। एडवांटेज ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल, जो भी जैसा इसका एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज क्या हो सकता है, तो एडवांटेज ये है कि जो भी हम अपने घर से कचरा निकालेंगे तो घर क्लीन हो जाएगा, वातावरण क्लीन हो जाएगा, हम स्वस्थ रहेंगे। और उसमें कंपनियों में अगर करते हैं तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होगा अच्छा होगा। ये लास्ट है जो इंसिनरेशन, तो ये सब क्या है, आपके प्रोसीजर हैं, इनको क्या किया जाता है, इस तरह वेस्ट मटेरियल को खत्म किया जाता है। इस प्रोसीजर में एक डब्बा ऐसे होता है, इसमें कार्बनिक वैसा ऐसे फायर जलता है, इसमें डाल के हम क्या करते हैं, इंसिनरेशन में ये सब कर देते हैं। इसमें सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट मुझे टॉपिक लाने की जरूरत पड़ी इसके लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इसमें आपको बता दें कि कचरे सामग्री और कलर कोड एग्जाम में यही पूछ रहा है। एग्जाम में क्या पूछ रहा है, ये कि कागज को वेस्टिंग करने के लिए उसका कलर कोड क्या है, तो ब्लू। प्लास्टिक के लिए कौन सा कलर कोड यूज किया जाता है, तो पीला। वेस्ट मटेरियल जो धातु है उसके लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है, तो लाल। ये अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि धातु के लिए कौन सा कलर, वेस्ट मटेरियल धातु जो होती है उस पर कौन सा कलर लगाया जाता है, तो रेड, ये लाल वाला। कांच के लिए हरा, और खाद्य सामग्री के लिए काला का प्रयोग करते हैं, अन्य के लिए स्काई ब्लू। जब जो मटेरियल जो वेस्ट हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, रेड टैग करते हैं, उनको चिन्हित करते हैं। जैसे कागज के लिए ब्लू कर देंगे, प्लास्टिक के लिए पीला लगा देंगे, धातु के लिए रेड लाल लगा देंगे, वहाँ पर कांच के लिए ग्रीन यानी कि हरा लगा देंगे, खाद्य सामग्री के लिए ब्लैक यानी कि काला लगा देंगे, अन्य के लिए स्काई ब्लू हम यूज करते हैं। तो ये क्या था आपका डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आईटीआई से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करते रहें। आप कमेंट करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो प्लीज़ कमेंट करते रहें। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ उसको दोबारा कमेंट करें, उसको दोबारा क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। क्योंकि इस चैनल मकसद यही है कि जो भी चीज़ें दिया जाए, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाए वो यूजफुल हो। ऐसे नहीं कि व्यू और ये वाचिंग के लिए या ऐसे लाइक शेयर, कुछ नहीं। जो भी यूजफुल थिंग्स हैं आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, यूज हो। एग्जाम में आप बैठे तो लगे कि हाँ यार हमने समय दिया है तो आज आई एम स्ट्रॉन्ग इन दिस फील्ड, तो ये जरूरी है। उसके बाद से दूसरा टॉपिक एक कल थोड़ा सा इसमें से बच गया था, आइए उसको शॉर्ट में वो कर लेते हैं रिपीट। 5 में क्या है, तो एक जापानी क्या थी शब्द जिसका उत्पत्ति जापान से हुआ था। इसके शब्दों को ये अंग्रेजी के यस अक्षर से शुरू होता है और जापानी शब्द अंग्रेजी के यस अक्षर से क्या होता है, शुरू होता है, और एक ही जापानी शब्द है। इसमें पहला शब्द था सेरी। सेरी का होता है आपका शॉर्ट। शॉर्ट को हिंदी में लिख सकते हैं छटाई। इसका
सिंबल क्या होता है, ऐसे दिया रहेगा, ये एक एरो की तरह, यहाँ एक, इसमें दो चीजें होती हैं, एक रेड टैग, एक येलो टैग। इसमें क्या होता है, नेसेसरी क्या कहते हैं, आइटम्स को हम रेड टैग पहना देते हैं। क्या करते हैं, रेड टैग पहना देते हैं। एक होता है नेसेसरी आइटम्स। तो नेसेसरी आइटम भी के लिए हम येलो करते हैं, बट क्लीन क्या करते हैं हम तीन तरीके से ही किसी भी घर या कहीं भी क्लीन करने का एक प्रोसीजर। पहले हम क्या करते हैं, वो वेस्ट यानी कि रेड टैग वाले यूजलेस चीज को हम क्या करते हैं, उसकी छटाई करते हैं। यूजलेस चीज को क्या करते हैं, छटाई करते हैं। उसके बाद से कुछ ऐसी चीजें घर में होती हैं जो यूज के लिए होती हैं, तो उसको हम अलग छांट के रख लेते हैं। कुछ ऐसी चीज हैं जो यूज तो होती हैं बट क्या होंगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो वैसे चीजों के लिए हम येलो रेड टैग यूज कर लेते हैं। यूज तो होंगे, जैसे कि अभी आप ठंडी में आप जो भी स्वेटर या रजाई गद्दा यूज करते हैं, क्या करते हैं, अभी फरवरी मार्च अप्रैल से रख देंगे, उसका दोबारा यूज होगा, बट क्या करेंगे, आफ्टर लॉन्ग टाइम, फिर दिसंबर में उसका टाइम आएगा तो हम बेड पे तो रख नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी ट्रंक में किसी ऐसे सेपरेट जगह पर रख दें, वो डिस्टर्ब ना करें। तो ये क्या है, यूज तो होता है बट आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये भी एक शॉर्ट में से ये येलो टैग लगा देते हैं। एक होता है जो रिसेंटली यूज के लिए होता है, एक होता है जो बिल्कुल खराब हो गया रहता है, जिसको बाहर कर देते हैं। दूसरे शब्द हैं आपका सेटोन को कह सकते हैं सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था। इसका होता है आपका सिंबल एक ऐसे रहता है, ठीक। मान लीजिए ये स्प्लेनर है, ये एक ऐसे, ये एक कोई भी चीजें हैं ये से रखी, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो ये क्या है, सेटोन का सेट इन ऑर्डर। इसका एक सेंटेंस होता है, everything for place, everything in its place। तो इस सेट इन ऑर्डर का क्या होता है, जो जहाँ की चीजें हैं वही रखी। सबके लिए क्या होता है, जगह फिक्स होता है। जैसे कि हमेशा मॉर्निंग में क्या होता है, हमेशा आप डिस्टर्ब होते हैं, किसके लिए, तो आईना किसी और जगह पे रहता है, शीशा किसी और जगह पे, और कंघी किसी और जगह पे अक्सर होता है, सबके जीवन में होता है। तो उसी लिए हमेशा कंघी के पास आईना होना चाहिए, आईने के पास कंघी होना चाहिए, तो उससे टाइम बचता है। इसीलिए ये कहा गया कि एवरीथिंग फॉर प्लेस और एवरीथिंग इन प्लेस। जैसे कि आप किचन में जो कुकर गैस होता है हम बेडरूम में रखते हैं, लिविंग रूम में रखते हैं, तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वो तो डिस्टर्बिंग है ना। तो इसीलिए जिसके लिए जो चीजें बनी है वो वहीं रहनी चाहिए। अब उसके बाद से आता है सेइसो का होता है आपका साइन का होता है स्वच्छता, हिंदी में कह लीजिए। इसका ऐसे एक लोगो, स्वच्छता क्लीनिंग के लिए क्या करते हैं, क्लीनिंग के लिए क्या करते हैं, क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग से इससे एक और मतलब होता है, जब आप घर की सफाई करते हैं
तो उसमें एक और चीज़ पता चलता है, जो डैमेज चीज़ होती है, जो खराब हो गई है, वो पता चलता है कि ये डैमेज है, बचा है नहीं बचा है, क्या यूज लायक है, क्या यूज के लिए नहीं है। तो इसमें क्या होता है, स्वच्छता में क्लीनिंग ऑल्सो हेल्पिंग टू द फाउंड डैमेज थिंग, क्लीनिंग ऑल्सो हेल्पिंग टू फाउंड डैमेज थिंग्स। तो ये इसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आपका हो गया सेरी शॉर्ट, छटाई करना, अननेसेसरी चीज़ों को सेट ऑन सेट इन ऑर्डर, उसके बाद से उसको क्रम व्यवस्था में रखना, उसके बाद से सही से उसकी स्वच्छता करना। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि आपका डैमेज चीज़ों को फाइंड करने के लिए। अब सही हो गया, दो शब्द और बचे हैं इसके, सेइकेत्सु का हो जाता है स्टैंडर्डाइज मानकीकरण। इसका क्या है कि शॉर्ट सेट इन ऑर्डर और शॉर्ट सेट इन ऑर्डर और साइन बिकम हैबिट। तो ये सेइकेत्सु क्या कहता है कि जो आपका सेइटोन यानी कि छांटने की प्रक्रिया, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध में रखने की प्रक्रिया और स्वच्छता का जो प्रक्रिया, इसको क्या कीजिए आप, इन तीनों को क्या कर लीजिए, हैबिट बना लीजिए। चौथा क्या कहता है कि छांटने की प्रक्रिया, सुव्यवस्थित रखने की प्रक्रिया और चमकाने, स्वच्छता का प्रक्रिया, जो क्लीनिंग की प्रक्रिया है, उसको क्या कर लीजिए आप, हैबिट बना लीजिए। अब उसके बाद से लास्ट वाला होता है सिट सुके, इसका होता है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। तो ये क्या कहता है कि शित्सुके, बता दें आपको, शित्सुके क्या कहता है कि सेरी, सेइटोन और सेइसो और सेइकेत्सु में जो भी रूल्स हैं, पॉलिसी है, रूटीन है, क्या है, पॉलिसीज हैं, रूटीन है और रूल है, उनमें नई नई चीजों को क्या कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। एक अलग से रूल बनाइए, ये वर्ड कहता है कि एक अलग से रूल बनाइए जो इनमें सुधार कीजिए। ये आपके स्वच्छता का, छांटने का, सुव्यवस्थित रखने का तरीका है, जो स्वच्छता का तरीका है, और इस अपने हैबिट जो बनाए हैं, इसमें नई नई चीज़ों को क्या करिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे पॉलिसी, रूटीन, रूल्स को क्या कीजिए, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, और इन सब इम्प्लीमेंट को अपने एम्प्लॉय को क्या करिए, ट्रेंड कीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें सेरी, सेइटोन, सेइसो, उसके बाद से सेइकेत्सु और शित्सुके का प्रयोग कर सकें, पॉलिसी का फॉलो कर सके, रूटीन को फॉलो कर सके, और पूरा मिला के एक अच्छी व्यवस्था। 5 इयर्स का लाभ क्या होता है, 5 इयर्स का लाभ क्या होता है, तो ये करने से वातावरण सही होता है, और सबसे मोस्ट होता है कि आपका उत्पादकता क्षमता क्या बढ़ती है, उत्पादकता क्षमता बढ़ जाती है उस कंपनी की। तो आपका 5 इयर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद से आते हैं 2 वर्ड है, सिस्टम फेलियर, पावर फेलियर। क्या है, सिस्टम फेलियर और सिस्टम फेलियर क्या होता है कि जैसे देखिए, कोई भी कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए रूल, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें 5 इयर्स में चर्चा हो चुका है। तो उसी तरह जैसे एक एम्प्लॉय है, क्या है, एक एम्प्लॉय है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या किया गया है, कहा गया है कि आपको 8:30 तक आना है, कॉलेज है, स्कूल भी है, जैसे उसमें बुलाया गया है 8:30 को आना है। ये
ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को क्या बोला गया है कि आप आइए तो 8:30 को आइए। ये क्या किए जनाब कि एक दिन 8:30 गए, एक दिन 8:35 गए, एक दिन 8:50 गए, 9 o'clock गए। तो ये डेली बाई डेली जो लेट हो रहे हैं, सिस्टम फेलियर क्या कहता है कि जो रूल बनाया गया उस पर आप चलिए ना, तो ये क्या हो रहा है कि डेली बाई, जैसे यहाँ 35, 50, 9 o'clock है, तो ये डेली बाई डेली क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा होगा, उसमें कार्य को लेकर प्रभावित हो रहा होगा, जो सिस्टम बनाया वो सब क्या हो रहा है, प्रभावित होता है। एक दिन ये ऐसा होता है कि सारे लोग ऐसे करने लगते हैं, सारे एम्प्लॉय क्या करने लगते हैं, ऐसे ही आने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका सिस्टम जो होता है, उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन संस्था की जो सिस्टम होता है वो फेल होने लगता है। सिस्टम क्या होता है, फेल होने लगता है। यही सिस्टम फेलियर कहलाता है। बहुत सारे नमूने ऐसे पड़े हैं जो लेट जाना ही पसंद करते हैं, वो कुछ भी हो जाए इधर से उधर होने वाला नहीं, उनको लेट पहुंचना है यार, उनका शौक ही बन जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, कंपनी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और सिस्टम वहाँ का फेल हो जाता है। अब आता है पावर फेलियर। पावर फेलियर क्या है, तो पावर फेलियर जब किसी कंपनी संस्था में लाइट का अरेंजमेंट, पावर का अच्छा अरेंजमेंट, जैसे लाइट कट जाने के बाद जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, यूपीएस का व्यवस्था होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वर्कशॉप में नेचुरल लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए। किसका, लाइट, नेचुरल लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए। जनरेटर, यूपीएस और नेचुरल लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि प्रकाश बना रहे, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। लाइट कटने पे, पावर फेलियर होने पे क्या किया जाता है कि हमेशा सीडीओ का प्रयोग करें, जो भी उपकरण मशीन जो लाइट से ऑन है उनको ऑफ कर दें। तो ये क्या है, पावर फेलियर कहलाता है। सिस्टम फेलियर, पावर फेलियर 5 years और वेस्ट ऑफ द मटेरियल डिस्पोजल हो गया। इसके बाद से आते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन, श्वसन यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अब आइए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, इसको क्या कहेंगे, तो जब घटना या दुर्घटनाग्रस्त रोगी व्यक्ति को क्या होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है तो उससे क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है। क्या होता है, जब दुर्घटनाग्रस्त रोगी व्यक्ति को सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई हो जाती है, सांस लेने में अक्षम हो जाता है। जब चोट लग जाएगी, सांस नहीं ले पाता, तो उसको क्या किया जाता है, अब सांस नहीं लेगा, सांस छोड़ देंगे तो मर जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है। जैसे मूवियों में देखें यहाँ कैसे लेटे हुए, जैसे या वो मूर्छित कर सकते हैं, पड़े रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, माउथ टू माउथ भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन 2 प्रकार का आपका होता है। एक हो जाता है सिल्वेस्टर मेथड और एक हो जाता है आपका शेफर मेथड। ये सिल्वेस्टर और शेफर मेथड
आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम श्वसन समझ में आया, घटनाएं दुर्घटनाग्रस्त रोगी व्यक्ति को सांस लेने में जो कठिनाई होती है उससे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। कितने प्रकार का होता है, तो सिल्वेस्टर और शेफर विधि। सिल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं, व्यक्ति का फेस ऊपर की तरफ रहता है, फेस क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, जैसे हम सामान्य सोते हैं। और शेफर मेथड में क्या रहेगा, तो व्यक्ति उल्टा मतलब लेटा होगा, जैसे कि फेस नीचे की तरफ रहेगा। और इसमें इसी दो मेथड से दिया जाता है। देखे हैं अभी आप ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो कोरोना का जो महामारी चल रहा है उसमें कितना इम्पोर्टेंट हो गया था ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा था उसमें, सांस से संबंधित ये डेंजर बीमारी है। इसके बाद से आते हैं स्मोक डिटेक्टर, एक होता है, इसी क्या टॉपिक है, स्मोक डिटेक्टर। जो चीज़ें समझना है प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी से अच्छी कंटेंट आपको दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे, किसी भी एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन इतने डाइवर्ट करके घुमा के पूछे जा रहे हैं कि वहाँ देख के लगता है कि पढ़े तो है लेकिन जवाब सही नहीं दे पाते। यही होता है कंप्यूटर पर, जब आप स्क्रीन पे शो होता है तो लगता है आप पढ़े हैं लेकिन उसका जवाब ही नहीं दे पाते हैं। तो फंसने वाला काम मत कीजिए, पहले डीपली जाइए। स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर क्या है, तो यह एक ऐसा उपकरण है क्या है, ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, जो स्मोक यानी कि धुआं को डिटेक्ट कर फायर सिस्टम अलार्म को सिग्नल भेजता है। यह एक ऐसा उपकरण है, स्मोक डिटेक्टर क्या है, तो यह एक ऐसा उपकरण है, धुआं जो आग जब जलाते हैं तो उससे पहले जो धुआं निकलती है उसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। धुआं की जो कण होती है उसको क्या करता है मशीन, आप कंपनी में किसी बड़े कार्यालय में कहीं जाएंगे, बड़े फ्लैट वगैरह में, तो उसमें ऊपर सीलिंग में लगा रहता है, या गैलरी हो या कहीं लिविंग रूम हो, तो उसके ऊपर क्या आता है, ऐसे मान लीजिए सीलिंग है तो इसके ऐसे लगा दिया जाता है ताकि वो जो धुआं निकले, जो ये स्मोक निकले, उसको डिटेक्ट कर फायर अलार्म सिस्टम लगाता है, उसको सिग्नल भेज देता है। ये सिग्नल भेजने का कार्य कर देता है उससे कि फायर सिस्टम अलार्म जो है वो घंटी बजने लगता है। इससे पता चल जाता है कि भाई आग लगने वाली है या लग चुकी है, तो आदमी वहाँ से सुरक्षित निकल जाता है। ये स्मोक डिटेक्टर होता कितने प्रकार का है, ये स्मोक डिटेक्टर दो तरह का होता है। आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर और ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर। ये कहाँ पे यूज किया जाता है बात, स्मोक डिटेक्टर या एक ऐसा उपकरण है जो स्मोक को डिटेक्ट करके फायर अलार्म सिस्टम को सिग्नल भेजने का कार्य करता है, जिससे कि पता चलता है यहाँ आग लगने वाली है और आदमी सुरक्षित निकल जाता है। उसके बाद से स्मोक डिटेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर और ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर। अब ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये फ्लेमिंग फायर के लिए। यह एक क्या है, पहले बताते हैं, यह एक एडवांस
एडवांस या कह लीजिए लेटेस्ट उपकरण है, कहाँ पे? तो फ्लेमिंग फायर। और दूसरा हो जाता है आपका हाई रिस्क जगहों पे लगाया जाता है। कहाँ पे? तो आपका बेडरूम हो गया, रूम या लिविंग रूम। कहाँ पे यूज किए जाते हैं? तो बेडरूम, लिविंग रूम और रूम। और ऑप्टिकल क्या है? तो यह क्या करता है? सुलगती धुआंओं को सुलगती धुआं को डिटेक्ट करता है। थोड़ा मतलब स्लो है और कुछ नहीं। ये कहाँ पे यूज होता है? तो किचन में, किचन के बगल में इसको लगाया जाता है। तो हो गया स्मोक आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर या एडवांस उपकरण है, फ्लेमिंग फायर के लिए और हाई रिस्क लिविंग रूम में यूज किया जाता है, बेडरूम में या रूम में यूज किया जाता है। यह सुलगती धुआं के लिए थोड़ा स्लो है, इसका प्रयोग किचन या किचन के बगल में करते हैं। इसके बाद से आ जाते हैं आपका एक और टॉपिक बचा है आपका फायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है पेपर के दृष्टिकोण से। चाहे आप ITI एनुअल एग्जाम दें, ITI का पेपर होने वाला है, बता दो दोस्तों, उस पर जो भी सूचनाएं होंगी आपको दिया जाएगा। और रोजगार से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो भी इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। या वीडियो कैसा लगा, वॉइस कैसी है? फायर, आग। बात आती है आग क्या है? तो आग बता दें, अक्सर एग्जामों में या इंटरव्यू में आप जाएंगे तो पूछ जाता है आग क्या है। तो आग सबसे जवाब, एक सटीक जवाब दीजिए, बिल्कुल 100% आपके इंटरव्यूअर जो होंगे, सिलेक्टर्स होंगे, 100% वो सेटिस्फाइड होंगे। आग क्या है? तो बस इतना बोल दीजिए कि आग एक रासायनिक, क्या है? रासायनिक क्रिया होती है जब यह क्या है? यह 3 चीजों का मिश्रण है। पहला ऑक्सीजन, ईंधन तथा ऊष्मा। क्या होना चाहिए? उच्च ताप जब एक जगह एकत्रित होते हैं तो आग लग जाता है। यह एक क्या है इंपॉर्टेंट, ये बताइए कि यह एक रासायनिक क्रिया, आगे क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। इसमें 3 चीजें होती है, 3 कारक के मिलने से 3 कारक का मिश्रण होता है। कौन से? तो ऑक्सीजन, ईंधन। क्या होता है? ऑक्सीजन, ईंधन तथा ऊष्मा। ऊष्मा कैसे? उच्च ताप। जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, ये तीनों एक जगह जब एकत्रित हो जाते हैं तो क्या है? आग लग जाती है, आग लग जाती है। फिर बात, अब इसमें देखिए आग के प्रकार क्या होते हैं। तो आप हम बचपन से पढ़ते हैं, 3 चीजें होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसको देखिए एक सटीक तरीके से फॉर्मूलेशन में बताता हूँ, बिल्कुल याद हो जाएगा। ये आपने नहीं तो बट 100% आपको याद हो जाएगा। देखिए 3 चीजें होती हैं, ये ठोस, द्रव और गैस। यहाँ आप लिख लीजिए ठोस, दूसरा लिख लीजिए द्रव, तीसरा लिख लीजिए
गैस। ये तीन चीज जानते थे आप पहले से, ठोस, द्रव और गैस, तीन चीजें होती है। इसको कह लीजिए ए, इसको कह लीजिए बी, और ये कह लीजिए सी। ए, बी और ये हो गया सी। एक और टाइप्स होती है डी, उसको भी बताया। ठोस, ठोस में क्या आ जाएगा आपका, कागज, लकड़ी और भी, जैसे कि कागज और लकड़ी। द्रव में क्या आ जाएगा, पेट्रोल, डीजल। गैस में एलपीजी और सीएनजी। चौथा आ जाएगा आपका, एक जो बचा है वो है इलेक्ट्रिक। ये हो गया आपका डी क्लास। तो याद हो, आपको उम्मीद है समझ गए होंगे। ठोस, द्रव, गैस, यानी कि ए बी सी। तो ए को ठोस, बी को द्रव और सी से गैस। डी लास्ट वाला जो बचा है वो इलेक्ट्रिक आर्क होता है, इलेक्ट्रिक आर्क होता है। ये क्या होता है, तो विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण या शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से पकड़ता है। अब आती है, ये तो आपका क्लास हो गया। ए क्लास में ठोस, बी क्लास में द्रव, सी क्लास में गैस, डी क्लास में इलेक्ट्रिक। आपको एक पूछता है कि डी क्लास किया किस में लगती है, तो विद्युत उपकरण या शॉर्ट सर्किट। एलपीजी और सीएनजी से जो आग लगती है वो किस क्लास में होती है, तो यानी कि सी गैस, और बी वाला डीजल और पेट्रोल से मतलब बी द्रव, और ए में कागज, लकड़ी यानी कि ठोस, यानी कि ए। अब इसको हम बुझाने के लिए किस अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो जो ठोस का लगता है उसमें जल से भरा अग्निशमक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं इसको, अग्निशमक को एक्सटिंग्विशर। डीजल से के लिए, तो डीजल के लिए आपका आ जाएगा फोम फायर फोम फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तीसरा के लिए ड्राई पाउडर, तीसरा में ड्राई पाउडर। चौथा हो गया हेलन, हेलेन अग्निशमक यंत्र। तो इसके लिए हेलेन अग्निशमक यंत्र या सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दो इसके लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसमें जो गैस, एलपीजी, ड्राई पाउडर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया एक क्लास की आग। ठोस वाले होते हैं जिसमें कागज या लकड़ी से लगती है, इसको बुझाने के लिए जल से भरा अग्निशमक यंत्र प्रयोग करते हैं। या बी क्लास की आग द्रव वाले होते हैं जो पेट्रोल डीजल में लगते हैं, वो ये ब्लास्ट भी करते हैं। और ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड। सी क्लास की आग गैस, एलपीजी, सीएनजी होता है जो ड्राई पाउडर और इलेक्ट्रिक विद्युत उपकरण के लिए हेलन या सीटीसी प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बचा है सेफ्टी का, जो सेफ्टी चिन्ह है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टूल्स, न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे कल। टूल्स, सेफ्टी चिन्ह होता है एक चिन्ह, और टूल्स के भी बारे में कल से हम लोग पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर क्या होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें। जो भी चीज़ें हैं उसको समझें। आप एक बार ट्रस्ट कीजिए, पढ़िए, इसको पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए और दोबारा आप
इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एग्जाम में बैठेंगे खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंट है डीपली पढ़ने से। और क्वेश्चन पीडीएफ जो भी क्वेश्चन बैंक है उनको प्रैक्टिस करने से। डीपली पढ़ेंगे कहीं से भी कैसे भी डाइवर्ट करके पूछा जाएगा, आप बता सकते हैं। अगर आप केवल क्वेश्चन मार के वो पीडीएफ मार के जाते हैं, क्वेश्चन मार के लर्न करके जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो घुमा दिया जाएगा, आप फंस जाएंगे। लगता है पढ़े तो हैं बट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं दे पाते और माइनस मार्किंग है तो और भी नुकसान करते हैं। तो इसीलिए आप इस चीज़ को पूरा पढ़ें। थैंक यू।